इस कहानी की शुरुआत में हम एक एलियन शिप को देखते हैं जो धरती की ओर बढ़ता है और वहीं धरती पर एक पुराने समय के युद्ध को दिखाया जाता है जहां वाइकिंग्स एक युद्ध पर निकले हुए हैं और उस सेना की लीडर होती है उर्सा, जो अपने बेटे को समझाती है कि वो यहाँ लड़ने आए हैं, यहाँ से सोना चुराने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए। और फिर उर्सा अपने बेटे से बोलती है कि अगर वो लड़ते हुए यहाँ मारी जाती है तो वो उसका बदला ले, जिसके बाद अब वहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है और अब उर्सा और उसकी सेना वहाँ की सेना का सफाया कर देती है। लेकिन जिसे उर्सा तलाश कर रही होती है वो वहाँ पर नहीं होता है, जिसका नाम होता है जोरन, जो उसका असली दुश्मन होता है और वहाँ का राजा होता है। फिर वो उसे उसका राजा का पता उगलवा लेती है उस सिपाही से और अपने बेटे से उसे मारने के लिए बोलती है, पर वो उसे मार नहीं पाता है तो फिर उर्सा उसे आगे होकर मार देती है। तभी अचानक वहाँ उनके ऊपर से एलियन शिप होकर गुजरता है जो कि इनविजिबल होता है और वो उसे देख नहीं पाते हैं। फिर वहीं रात में उर्सा अपने बेटे को बता रही होती है कि वो ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं और वो उसके दादा के बारे में बताती है कि कैसे वो जब छोटी थी तो उसके पिता को उस जोरन ने अपने हाथों से मरवा दिया था, लेकिन उसके पिता मरते हुए उसे बोलते हैं कि वो उसका बदला ले। और वहीं एक पेड़ के ऊपर से उस एलियन शिप से निकला एक प्रेडिएटर ये सब वहाँ से देख रहा होता है बड़ी ही खामोशी से। फिर अगले दिन उर्सा अपनी फौज के साथ उस राजा के किले पर हमला बोल देती है और वहाँ वो और उसकी सेना उन सभी को ब्रूटल तरीके से मारते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वहीं खामोशी से बिना किसी को दिखाई दिए वो प्रेडिएटर भी वहाँ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वहीं उर्सा अब अपने दुश्मन से आखिरकार मिलती है जिसने उसके पिता को उसके ही हाथों मरवा दिया था और वो वहाँ पर उर्सा को बोलता है कि उसके पिता को उसी ने मारा था क्योंकि वो वहाँ डर गई थी और ये बोलकर वो उसका हौसला तोड़ रहा होता है। लेकिन तभी उसकी गर्दन उसका बेटा उड़ा देता है। लेकिन वहाँ अचानक उसके बेटे पर एक अनदेखा हमला होता है और उसका बेटा दूर जाकर फेंकाता है और फिर वहाँ पर प्रेडिएटर अब वहाँ सबके सामने विजिबल हो जाता है और वो वहाँ पर सब पर हमला शुरू कर देता है। फिर वहाँ सभी उसे मारने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है क्योंकि वो उन सभी से तगड़ा होता है और उसके पास कई अत्याधुनिक हथियार भी होते हैं और वो एक एक कर सभी को ब्रूटल तरीके से मार देता है। अब फिर उस पर उर्सा का बेटा भाला फेंक कर मारता है और पीछे से उर्सा आकर उस पर हमला कर देती है। फिर अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए प्रेडिएटर का जोरदार हमला अपने ऊपर ले लेती है जिससे कि उसकी ढाल टूट जाती है। फिर वो वहाँ नीचे गिर जाती है जहाँ पर वो प्रेडेटर भी उसे ढूंढने वहाँ आता है, लेकिन उर्सा वहाँ छुपी होती है बर्फ के नीचे, ये सोचकर कि वो उसे वहाँ पर देख नहीं सकता है। लेकिन दरअसल उसके पास थर्मल सेंसर होता है जिससे कि वो हीट को सेंस कर सकता है। लेकिन फिलहाल उसका डिवाइस खराब हो चुका था इसलिए वो उसे पानी में पकड़ नहीं पा रहा होता है। फिर अब उर्सा वहाँ से बाहर निकल कर आ जाती है और वो प्रेडेटर अब बौखला चुका था और वो वहाँ पर अंधाधुंध हमला करता है जिससे उर्सा अपने आप को डॉज करती है। फिर अब उर्सा एक एंकर को उसके हाथ में फंसा देती है और उसे नीचे पानी में ले जाती है जहाँ पर वो प्रेडेटर उसे मारने की कोशिश करता है, पर फिर उर्सा उसे होशियारी से उसे दूसरी तरफ फंसा देती है और फिर जब वो हमला करता है तो अपनी ढाल से बचाव करते हुए वो पानी से बाहर आ जाती है और वो प्रेडेटर नीचे एंकर की नोक से मारा जाता है। फिर अब उर्सा अपने बेटे को मिलने के लिए जाती है जहाँ उसका बेटा जख्मी होता है और वो बच नहीं पाता है और फिर अचानक ही वो अपने आप को कहीं और पाती है और उसके गले पर एक कॉलर भी होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे कैद कर लिया गया हो। और वहीं उसके साथ वहाँ एक और कैदी होता है जो एक जापानी निंजा होता है जिसका नाम कियोशी होता है। अब आगे कियोशी के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ वो दो भाई होते हैं और उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन उन दोनों के पिता चाहते थे कि वो एक योद्धा बने तो वो दोनों को तलवार दे देता है और आपस में लड़ने के लिए बोलता है। लेकिन कियोशी अपने भाई से लड़ने से मना कर देता है, पर उसका भाई अब आगे बढ़ता है और उस पर जोरदार हमला कर देता है जिस कारण उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है। अब उसका भाई भी अपने पिता की तरह एक योद्धा बनना चाहता था, इसलिए वो अब अपने पिता के साथ होता है। लेकिन वहीं कियोशी को समझ में आ गया था कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता है, इसलिए वो वहाँ से भागकर चले जाता है। फिर आगे 20 साल गुजर जाते हैं और अब उनके पिता की मौत हो चुकी थी और कियोशी के भाई ने अपने पिता की जगह ले ली थी। लेकिन वहीं कियोशी को भी ये पता चल चुका था, लेकिन अब वो भी एक निंजा योद्धा बन चुका था। और आगे हम वहाँ पर भी एक प्रेडिएटर को देखते हैं जो वहाँ ऊपर से बैठे सभी पर नजर रखे हुए था और तभी वो देखता है कि नदी में कुछ हलचल होते हुए, जहाँ कियोशी चोरी छुपे वहाँ एक सैनिक को बेहोश कर किले में छुपके से दाखिल हो जाता है। फिर अब वो प्रेडेटर भी अब एक्टिव हो गया था और छुपकर कियोशी को नोटिस करने लग जाता है। फिर वहीं कियोशी अंदर अपने पिता को जलते हुए देखता है
और उसके अंतिम दर्शन कर वो आगे बढ़ता है। फिर वो आगे कुछ अजीब देखता है क्योंकि वहाँ वो प्रेडिएटर इनविजिबल होकर बैठा हुआ था। लेकिन कियोशी के पास उसे देखते रहने का समय नहीं था क्योंकि ऊपर सैनिकों ने उसे देख लिया था। तो फिर वो जाकर पहले उन्हें ठिकाने लगाता है और वो पूरी कोशिश करता है कि सैनिकों को कुछ भी नुकसान ना हो और वहाँ का इमरजेंसी घंटा ना बज पाए। लेकिन सामने से एक सिपाही घंटे को बजा ही देता है। फिर अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई थी, इसलिए अब सिपाही को मारते हुए वो आगे बढ़ता है अपने भाई के पास, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है और अपने भाई को याद दिलाता है कि उसका दिया हुआ चेहरे पर वो निशान। जिसके बाद फिर अब उनमें जोरदार लड़ाई होती है और उनकी लड़ाई को होता हुआ वो प्रेडिएटर वहां से देख रहा होता है। फिर अब कियोशी अपने भाई पर भारी पड़ने लग गया था और आखिर में वो उससे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देता है और उसे वही निशान दे देता है जिसे उसने उसे बचपन में दिया था। और ऐसा लगता है कि जैसे वो निशान उसे देकर उसने अपना बदला पूरा कर लिया हो। पर अचानक से छत की लकड़ी टूट जाती है और वो वहां से नीचे गिर जाता है। लेकिन कियोशी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसे वहां पर अफसोस होता है। लेकिन अब वो वहां पर अपने पिता की तस्वीर को देखता है और ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल उसके सामने ही हो। और अचानक से उसके पिता की तस्वीर फटती है और वहां से निकल आता है प्रेडिएटर और वो आकर सीधा उस पर हमला कर देता है। फिर अब वो उसे देखकर घबरा जाता है और वहां से तेजी से भागता है मेन गेट को खोलने के लिए, जहाँ पर फिर वो सिपाही आकर अब प्रेडिएटर से भिड़ जाते हैं। लेकिन वो प्रेडिएटर उन सभी को काफी ब्रूटल तरीके से मारता है और कियोशी ये सब ऊपर से देख रहा होता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो प्रेडिएटर उसे देख लेगा। जिसके बाद वो प्रेडिएटर अपने आप को इनविजिबल कर उस पर हमला कर देता है। लेकिन कियोशी उसके हमले से बचकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बीच में जितने भी सिपाही होते हैं उन्हें वो प्रेडिएटर मार देता है। फिर अब आगे कियोशी छत से होते हुए भागता है और एक छत के नीचे जाकर छुप जाता है और नीचे से हमला कर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। पर अब भी वो उसके पीछे होता है तो वो वहां लाल धुआं कर उस पर हमला करता है, पर उस हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। अब कियोशी वहां नदी में जाकर गिर जाता है। फिर वहां उसे उसका भाई भी मिल जाता है जो अभी मरा नहीं होता है। फिर अब वो भी उस पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन कियोशी उसे रोकने के लिए बोलता है और बताता है कि हमारा यहाँ कोई और तगड़ा दुश्मन है। और बताते बताते ही वो प्रेडिएटर पीछे से आकर उन पर हमला शुरू कर देता है। पर कियोशी का भाई वहाँ आगे आ जाता है और वो हमले का शिकार हो जाता है। अब वो प्रेडिएटर उसके भाई पर जानलेवा हमला करता है, पर कियोशी ने उसका हमला पहले ही देखा था, इसलिए वो उसके हमले को भांप लेता है और अपने भाई को बचा लेता है। और फिर वो प्रेडिएटर काफी सारे हमले उन पर करता है, पर कियोशी और उसका भाई उसे डॉज करते रहते हैं। फिर वो प्रेडिएटर उन पर बॉम्ब से भी हमला करता है, पर उससे भी वो बच जाते हैं। लेकिन फिर वहां प्रेडिएटर उसके भाई को जख्मी कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अब कियोशी वहां पर तरकीब लड़ाता है और उसके हथियार में उसी का बॉम्ब फिट कर देता है, जिससे कि वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और इनविजिबल होकर एक पेड़ में जाकर चिपक जाता है। लेकिन अब वो दोनों वहां एक पत्ते से उसका पता लगा लेते हैं और दोनों उस पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे कि वो प्रेडिएटर अब मारा जाता है। फिर अब कियोशी की भाई की हालत भी अब बुरी होती है, तो कियोशी उसे बोलता है कि वो उसका साथ हमेशा देगा। लेकिन उसका भाई अब मर चुका था, जिसके बाद उर्सा के साथ उसे भी कैद कर लिया गया था। अब वहां पर एक और शख्स होता है जिसका नाम होता है टोरेस, जो फ्लोरिडा का रहने वाला सन 1941 के समय का होता है। और अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात होती है कि यहाँ ये तीनों अलग अलग समय से भी होते हैं। फिर अब हमें आगे टोरेस की कहानी को दिखाया जाता है, जो एक पायलट बनना चाहता था, लेकिन आगे चल के उसे एक मैकेनिक का काम दे दिया जाता है। लेकिन वो अपने इस काम से खुश नहीं था, इसलिए वो वहाँ बोलता है कि उसे प्लेन उड़ाने दिया जाए। लेकिन उसकी बात को वहाँ पर सुना नहीं जाता है। लेकिन अचानक तभी वहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका था। फिर वहाँ पर एक घायल पायलट सबको बता रहा होता है कि आसमान में उसने बहुत ही कुछ अजीब देखा और उस अजीब शख्स ने उन पर एक हुक से हमला किया। जिसके बाद अब टोरेस एक प्लेन में जाकर देखता है तो वहाँ पर एक हुक फंसा हुआ था। फिर अब उसका सीनियर उसे प्लेन को ठीक करने के लिए बोलकर युद्ध में लड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं टोरेस उस हुक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उस टेक्नोलॉजी का वो पता लगा सके। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो किसी तरह से एक्टिव हो जाता है और एक प्लेन को डैमेज कर खुद ब खुद वो वहां से आसमान में उड़ जाता है। वहीं आसमान में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। लेकिन वहीं फिर प्रेडिएटर शिप को दिखाया जाता है जो इनविजिबल होता है। फिर अब टोरेस अपने ऑफिसर से बोलता है कि सभी पायलट को इन्फॉर्म करें कि आसमान में कुछ बहुत ही अजीब है जो उन्हें मार रहा है। लेकिन वो ऑफिसर बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि किसी से भी वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर अब टोरेस बोलता है कि किसी को प्लेन लेकर जाकर उन्हें बताना होगा वहां पर।
लेकिन वहां बैठा वो कम्युनिकेट करने वाला ऑफिसर उसे बताता है कि सभी पायलट तो युद्ध में भिड़े हुए हैं। तो टोरेस बोलता है कि नहीं, सभी नहीं। फिर वो अपने एक प्लेन को किसी तरह से चालू करता है जो उड़ने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी टोरेस ट्रिक्स लेते हुए उस प्लेन को चालू करके वहां उसे उड़ाकर ले जाता है। फिर वो अपने सभी साथियों को उस अजीब चीज के बारे में चेतावनी दे रहा होता है कि वहां अचानक फिर उस प्रेडेटर शिप के साथ एक प्लेन टकरा जाता है और फिर वो प्रेडेटर शिप आखिरकार सबके सामने उजागर हो जाता है। फिर अब वो एक एक कर अपने हुक का इस्तेमाल करके सबको मारने लग जाता है और एक को तो वो अपने जेट इंजन से ही जलाकर मार देता है। वहीं उसी बीच टोरेस के एक विंग इंजन में आग लग जाती है। फिर अब उसे वहां से निकालने के लिए वो प्लेन को ऑटोमेटिक में डालकर खुद उसे वहां से हटाने के लिए जाता है। उस बीच वो प्रेडेटर भी उस पर हुक से हमला कर देता है, लेकिन फिर उतने में ही वो अपने प्लेन से उस बर्निंग पार्ट को निकाल देता है और वो हुक हीट को ट्रैक करते हुए उस पर जाकर अटैक कर देता है, जिससे कि अब टोरेस को समझ में आ चुका था कि उसके वेपन्स हीट को ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए वो अपने ऑफिसर से बोलता है कि वो अपने प्लेन्स को बंद करेंगे ताकि वो हमें ट्रैक ना कर सके, जिसके बाद हम उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब उसका ऑफिसर उसे बोलता है कि वो उसे कुछ समय देने जा रहा है। ये बोलकर वो अपने प्लेन को चालू रखता है और वो उस प्रेडेटर के हाथों मारा जाता है। लेकिन अब उस प्रेडेटर का प्लेन उसे टोरेस को ट्रैक नहीं कर पा रहा होता है और वो उसे छोड़ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद टोरेस एक प्लान बनाता है और उस प्रेडेटर शिप को वार जोन में लेकर चले जाता है और दोनों ओर से चल रहे हमलों से टोरेस बचते हुए निकलता है, लेकिन उस प्रेडेटर शिप को भारी नुकसान पहुंचाता है और उसका शिप आखिरकार नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अब टोरेस खुश हो रहा होता है कि आखिरकार उसने उसे हरा ही दिया, लेकिन ऐसा नहीं था और वो वापस समुद्र से निकल आता है। फिर अब टोरेस प्लेन को छोड़ने का प्लान बनाता है और उसे उकसाता है हमले के लिए। फिर वो जैसे ही हमला करता है उसका हुक उसकी इंजन को खींचकर ले जाता है, लेकिन साथ ही वो प्लेन का पैराशूट भी खोल देता है, जिससे उसका हुक और प्लेन उसके शिप में जाकर फंस जाते हैं और उसका शिप और वो प्रेडेटर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर अब आगे दिखाया जाता है कि टोरेस अपने गैराज में होता है, लेकिन वहाँ अचानक प्रेडेटर्स का शिप आकर उसे पकड़ लेता है, जैसे उसने उर्सा और कियोसी को पकड़ा होगा। फिर अब आगे उन्हें पता चलता है कि वो प्रेडेटर्स के प्लेन पर हैं और वो उन्हें यहाँ कैदी बनाकर लाए हैं ताकि वो उन्हें वहाँ पर एक दूसरे से लड़वा सके और फिर आखिर में जो बचेगा वो वहाँ के लीडर से लड़ेगा। और फिर उन्हें ये भी पता चलता है उनके गले में जो कॉलर उन्होंने फिट किया हुआ था उनमें बॉम्ब फिट होता है और उनकी बात ना मानने पर वो उन्हें यूं ही मार सकते हैं। अब उन सभी को एक एक हथियार दिए जाते हैं, जहाँ कियोसी को उसकी तलवार मिलती है और उर्सा को उसका मनपसंद हथियार मिलता है, लेकिन टोरेस को वो मिलता है जिसे उसे चलाना नहीं आता था और उसे चलाना भी मुश्किल था। अब कियोसी और टोरेस वहाँ लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वहाँ उर्सा जो हमेशा लड़ने के उतालू रहती है वो उन पर हमला शुरू कर देती है, जिसके बाद अब एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और वहां से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल कर आता है और आते ही उस मॉन्स्टर को जो प्रेडेटर पकड़ कर लेकर उसे आया था वो उसे ही खा जाता है। फिर अब टोरेस अब उर्सा को रोकने के लिए बोलता है। फिर अब टोरेस को देखकर उसे अपने बेटे की याद आ रही होती है, लेकिन तभी पीछे से वो मॉन्स्टर आकर टोरेस को निकल जाता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर पर हमला शुरू कर देती है। लेकिन वहीं टोरेस भी अभी मरा नहीं था और वो उसके गले में अटका हुआ था और वहीं पर उसे उस प्रेडेटर का कटा हुआ हाथ भी मिल गया था जिसमें उसका डिवाइस भी था। फिर अब वो उसमें से एक खंजर को निकालता है, उस पर अंदर से ही हमला शुरू कर देता है और वहीं कियोसी और उर्सा भी उस पर जोरदार हमला शुरू कर देते हैं। फिर अब कियोसी और उर्सा मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और एक प्रेडेटर आकर उस मॉन्स्टर को वहां से लेकर चले जाता है। फिर अब उर्सा और कियोसी को लड़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन कियोसी लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन उर्सा फिर लड़ना चाहती थी, लेकिन वो बिना हथियार के कियोसी पर हमला नहीं करती है, इसलिए अब वहाँ उन्हें उन प्रेडेटर का लीडर मारने वाला था उन पर लगे कॉलर बम को एक्टिवेट करके। लेकिन तभी वहाँ पर टोरेस आ गया था उस प्रेडेटर के बाइक को लेकर और उसने उस कॉलर को भी डीएक्टिवेट कर दिया था। फिर अब वो बोलता है कि अगर वो निकलना चाहते हैं यहाँ से तो वो उस लीडर प्रेडेटर के शिप में ही निकल सकते हैं। फिर वो उस प्रेडेटर की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत ही तगड़ा होता है और उसके एक ही अटैक से वो तीनों वहीं गिर पड़ते हैं। वहीं अब टोरेस अब प्रेडेटर के शिप के अंदर जाता है और कियोसी और उर्सा उस प्रेडेटर को संभाल रहे होते हैं और एक बार में वो दोनों मिलकर उस लीडर प्रेडेटर की हालत खराब भी कर देते हैं। फिर अब उस प्रेडेटर को गुस्सा आ गया था और वो एक ही अटैक में दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें मारने वाला होता है। लेकिन तभी टोरेस वहाँ उस शिप को चालू कर देता है और उसके चालू होते ही वहाँ वो प्रेडेटर और वो दोनों उस प्लेन से निकलने वाली तेज हवा का सामना करना पड़ता है,
पर फिर कियोशी और उर्सा किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए उस प्लेन में जाने लगते हैं, लेकिन फिर पीछे से वो प्रेडेटर उन पर हमला कर देता है। लेकिन फिर कियोशी उर्सा को बचाते हुए वो हमला अपने ऊपर ले लेता है और उसका एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से शिप पर चले जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ उन्हें हुक से फंसा दिया जाता है। जिसके बाद अब उर्सा वहाँ नीचे जाने का फैसला लेती है ताकि वो वहाँ से निकल सके, और वो जाते जाते उन दोनों से बोलती है कि वो उनका बदला ना ले, और ये बोलकर वो नीचे जाकर उनके हुक को तोड़ देती है, जिससे कि वो दोनों यहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। और उर्सा उन प्रेडेटर्स को बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उसके दोस्त यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन तभी फिर उसका लीडर वहाँ बोलता है जाओ उन्हें पकड़ो और मार डालो। और फिर ये बोलते ही वहाँ बहुत से प्रेडेटर शिप इकट्ठा होकर उन दोनों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अब उर्सा को फिर से वहाँ पकड़ लिया जाता है और गहरी नींद में सुला दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से उसी के जैसे योद्धा होते हैं जो वहाँ पर कैदी होते हैं, और वहाँ उन्हें भी गहरी नींद में सुला रखा होता है। और वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम नारू होता है, जो इससे पहले आई प्रेडेटर मूवी में थी, जिसने उसके समय में आए प्रेडेटर को हराया होता है। और फिर यही अब ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि आगे ये कहानी कंटिन्यू रहे। फिलहाल अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।